हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने ये समझा था कि मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, यानी मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेशन है और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह पर अप्लाई होते हैं, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्री डिफाइंड सॉल्यूशंस होते हैं फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, यानी हम पहले से ही रेडी होते हैं बिजनेस के हर सिचुएशन में होने वाली चेंजेस के लिए। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं और वो है 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। तो ये 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में सभी मैनेजर्स को पता होना चाहिए बिकॉज ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं टेकिंग डिसीजन, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड गाइडिंग टू द एम्प्लॉयज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं हर जगह पर और ये डिपेंड होता है नेचर, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी प्रिंसिपल्स टेस्टेड और प्रैक्टिस किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, जो कि हेल्पफुल होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर। दैट मीन्स ये प्रोवाइड करता है एक गाइडलाइंस मैनेजर को ताकि वो क्या कर पाए, वो फ्यूचर प्लानिंग कर पाए फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के रिलेटेड, और ये हेल्प करते हैं मैनेजर को टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। और ये प्रिंसिपल स्टडी करते हैं जिससे इम्प्रूव हो पाते हैं, जिससे मैनेजर इम्प्रूव कर पाते हैं अपने आप को वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स को, और वो ईजिली तरीके से वो फाइंड आउट कर पाते हैं उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को। इस प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के बाद मैनेजर हर प्रॉब्लम्स और हर सिचुएशन और हर एक्टिविटी को ईजीएस्ट वे में हैंडल कर पाते हैं। मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपने फर्म से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, तो ये प्रिंसिपल के थ्रू मैनेजर कोई भी डिसीज़न इजीली ले पाते हैं सिस्टमैटिक वे में, और मैनेजर लर्न करते हैं अपने प्रीवियस मिस्टेक्स से, जिससे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हैं विद द रिड्यूसिंग ऑफ वेस्टेज। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्शंस होते हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना होता है। तो ये प्रिंसिपल्स हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है मैनेजर को, जिससे मैनेजर क्या कर पाते हैं, रिड्यूस कर पाते हैं वेस्टेज को और इंक्रीज़ हो जाते हैं प्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 2, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हमने अभी सीखा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, तो फर्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेज एंड सेकेंड है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब फिजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, मटेरियल, मशीन एंड मनी एक्सेट्रा, एंड सेकेंड ह्यूमन रिसोर्सेज में आते हैं मैन पावर। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जो प्रॉपर बैलेंस बनाए रखते हैं रिसोर्सेज और फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, यानी हमें मटेरियल को ऑप्टिमम यूज़ करना है और जिससे क्या करना है, हमें वेस्टेज पे कंट्रोल करना है। और मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वो क्रिएट कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने के लिए हमें मैनेजमेंट में मेंटेन करना होगा डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। नाउ पॉइंट नंबर 3, साइंटिफिक डिसीज़न। साइंटिफिक डिसीज़न का मतलब ये होता है कि कोई भी डिसीज़न लेने से पहले मैनेजर को एक सिस्टमैटिक वे में सोचना पड़ता है और अपने डिसीज़न के बीच में एक बैलेंस बना के रखना होता है। यानी जैसे कि हम अपनी लाइफ में रोज़ डिसीज़न लेते हैं तो हम वो डिसीज़न कभी भी कैसे भी ले लेते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन में लेने वाली हर डिसीज़न एक सिस्टमैटिक वे से होती है, एक साइंटिफिक डिसीज़न होती है। साइंटिफिक डिसीज़न का मतलब यही होता है सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीज़न। Principal train the manager to handle critical situation tactfully, otherwise the manager have to always with the trial and error method। ये मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं कुछ
ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को हेल्प करते हैं हर सिचुएशन को एक पोलाइटली तरीके से हैंडल करने के लिए। अगर मैनेजर हर सिचुएशन को पोलाइट तरीके से हैंडल नहीं कर पाएगी तो मैनेजर को काम करना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब ये होता है कि किसी एक ही वर्क पे यानी किसी एक प्रोजेक्ट पे बार बार काम करना। तो ये प्रिंसिपल्स मैनेजर को ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम करने से बचाते हैं, जिससे मैनेजर क्या करते हैं, हर सिचुएशन को टैक्टफुली हैंडल कर पाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी को पता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें करें। जैसे कि अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और अगर हम उससे वाटर एयर पोल्यूशन करते हैं तो ये क्या होता है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट है। तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख कर ही अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से रन करने के लिए उसे क्या करना होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। सो दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइसेस। अब रीजनेबल प्राइस का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है उसे एक ऐसे प्राइस पे रखना जिसे हर कोई परचेज कर सके, और हमें अवॉइड करना है आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन द मार्केट। आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन का मतलब ये होता है कि एक सेट प्राइस जो हर मार्केट में हो। ऐसा है कि जैसे कि हर लोकेलिटी और हर जगह पर अलग अलग इनकम के लोग होते हैं। तो हमें अगर हमने किसी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई रखा है तो जहाँ पे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जहाँ पे सिटी है तो वहाँ पे लोग उसे परचेज़ करते हैं, यानी वहाँ के लोगों का इनकम ज़्यादा है तो वो परचेज़ कर सकते हैं। बट लो इनकम वाला एरिया है, अगर हम वहाँ पे उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखते हैं तो उसे हर कोई नहीं परचेज़ कर सकता है। तो हमें इसे क्या करना है, इसे अवॉइड करना है और हमें फेयर रेम्यूनरेशन देना है। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब एम्प्लॉयज़ ने जितना वर्क किया है यानी उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट करना भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भी यहाँ पे अलग अलग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 5, encourage research and development, R&D यानी research and development. Principle of management are dynamic, then their nature goes on changing along with changing the business world. जैसा कि प्रिंसिपल्स है वो डायनेमिक इन नेचर है और ये चेंज होते रहते हैं हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमेशा डेवलप्ड होते रहता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जो भी प्रिंसिपल्स है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं और वो डेवलप्ड होते रहता है अलग अलग तरीके से। इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर हम अपने प्रोडक्ट को अगर हम अपने फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपमेंट चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिसर्च करना पड़ेगा, हमें सर्वे करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, हमारा फॉर्म, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो, वो डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग अ न्यू टेक्निक्स इन फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा फाइंड करते रहते हैं न्यू टेक्निक्स को और किस फील्ड में, प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो वो हमेशा नई नई टेक्निक्स को फाइंड आउट करते हैं कि हम कौन सी नई टेक्निक्स के इस्तेमाल करके मैनेजमेंट की हर सिचुएशन को ईजीएस्ट वे में हैंडल करें और हर डिसीजन को ले पाए ऑर्गेनाइजेशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। पॉइंट नंबर 6, हेल्प टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन का मतलब प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो क्रिएट करता है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो हमें मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए क्रिएट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन अमॉन्ग द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसा कि किसी भी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं तो हमें हर डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या करना है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। मैनेजर के लिए ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके इसे बहुत ही ईजीएस्ट वे में ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पाती है और क्रिएट कर पाती है कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट एम्प्लॉयज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट। Point number 7, developed objectives approach. With the help of various principles of management, one can develop an objective approach. Manager can identify the business opportunity, root causes and problem in correct manner
and can provide appropriate solution on its. It build confidence in the minds of the manager. That means कि ये principles of management develops करते हैं objectives approach, जिससे मैनेजर आइडेंटिफाई कर पाते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को और हर प्रॉब्लम के कॉजेज़ को वो फाइंड आउट कर पाते हैं और ईज़िली उन्हें सॉल्व कर पाते हैं. तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, यानी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग.